Good morning, everyone. So, in the previous lecture, I have explained you about the figures of speech of chapter number 6. So, today I will show you one more video, okay? And it will actually last lecture मैंने आपको 14th figures of speech समझाया था। तो अभी इसमें आपके जो 5 remaining figures of speech आप इस पार्ट 2 में पढ़ेंगे, ठीक है? तो एक तो है पेज नंबर 34 पे और दूसरा है पेज नंबर 35 पे। तो अभी मैं आपको वीडियो समझाते हुए दिखाऊंगी। चुटकुला या विनोदी का इसमें विरोधाभासी संदेश व्यक्त करते हैं, आश्चर्यचकित करने के लिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए। एपिग्राम represents a brief pointed saying that introduces opposing idea that tend to surprise and attract attention। ऐसे शब्दों को प्रयोग किया जाता है, ऐसे बोला जाता है उन आइडियाज़ को जिससे लोग जो हैं सुन के सरप्राइज हों या उनका ध्यान आकर्षण हो सके। देखते हैं, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा किसी आदमी का पिता हो? तो यहाँ पर क्या है, ये भी एपिग्राम है। आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। ही मेक्स नो फ्रेंड हु नेवर मेक्स अ फो। फो मीन्स होता है दुश्मन, तो वो कोई फ्रेंड नहीं बनाता है। हु नेवर मेक्स अ फो, वो कोई दोस्त नहीं बनाता है। हु नेवर मेक्स फो, जो कि कभी दुश्मन नहीं बनाता है। तो यहाँ पर भी ऐसा हो गया कि मित्र बनाने का मतलब दुश्मन बनाना है। नेक्स्ट है, इफ वी डोंट एंड वॉर, वॉर विल एंड अस। यदि हम जो है वॉर को एंड नहीं करेंगे तो वॉर हमें एंड कर देगा। आते हैं नेक्स्ट पे 23 है, इसे बोलते हैं यूफेमिज्म। कठोर शब्दों के स्थान पे मधुर शब्दों का प्रयोग करना। देखते हैं, व्हेन एन अनपॉपुलर और अनप्लेजेंट मैसेज इज डिस्क्राइब्ड इन अ subtle way, the figure of speech being used in euphemism। तो जब हम किन्हीं कठोर शब्दों का या कठोर घटना हो गई है या अप्रिय संदेश को सुहावने ढंग से प्लेजेंट वे में इसमें कहा जाता है। देखते हैं एग्जाम्पल, ही हैज डिपार्टेड फॉर द हेवनली अबॉर्ड। यहाँ पर किसी का देहांत हो चुका है, हेवनली अबॉर्ड मतलब ही हैज डिपार्टेड, यहाँ से वो जा चुका है। फॉर हिज हेवनली अबॉर्ड, वो अपने स्वर्ग के लिए जा चुका है। ऑन द स्ट्रीट इंस्टीड ऑफ होमलेस, ऑन द स्ट्रीट्स मतलब सड़कों पर, इंस्टीड ऑफ होमलेस मतलब जो होमलेस लोग हैं उनके लिए सड़कें ही उनका घर है। तो चलते हैं, ये हमारे epithet is transferred from its proper word to another that is closely associated with it in the sentence। यानी यहाँ बात की जा रही है कि वो वाला फिगर जिसमें एपिथेट जो है वो अपने प्रॉपर वर्ड से दूसरे में ट्रांसफर्ड हो जाता है, मीन्स उस वर्ड में ट्रांसफर्ड होता है जो कि क्लोजली एसोसिएट होता है उसके साथ। अब एपिथेट मीन्स किसी भी चीज़ का, किसी स्पेसिफिक चीज़ का नेम, उसको हम एपिथेट कहते हैं। तो एग्जाम्पल आप देखेंगे, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल्स हैं, शी पास्ड अ स्लीपलेस नाइट। अब यहाँ पे स्लीपलेस जो है वो बहुत ही क्लोजली उन्होंने, बहुत ही एज अ एपिथेट इन्होंने ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज किया है। उन्होंने डायरेक्टली नहीं बताया कि वो मतलब उसकी डेथ हो गई थी नाइट को, उन्होंने उसके लिए वर्ड जो है स्लीपलेस ये यूज किया है, जिससे ये बात जो है वो ज़्यादा अफेक्टिव बन गई। और आपको पता है लिटरेरी फिगर हम जितने भी यूज़ करते हैं वो अपनी लैंग्वेज को अफेक्टिव बनाने के लिए, दूसरों पर वो हमारी लैंग्वेज जो है वो इफेक्ट करे, उससे लोग इंस्पायर हों, इसलिए हम इन फिगर्स को यूज़ करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे स्लीपलेस जो है वो ट्रांसफर्ड एपिथेट है। सेकेंड एग्जाम्पल भी सेम इसी तरह है, द प्लॉमैन हॉवर्ड प्लॉट्स इज वेरी वे। इसके अलावा अ लेकी प्रेजेंटेड एन ऑब्विक्यूस कप ऑफ टी। तो ये कंसेप्ट है ट्रांसफर्ड एपिथेट के बारे में। आई होप डेजिग्नेट द होल और द होल टू डेजिग्नेट अ पार्ट।
यानी वो लिटरेरी फिगर जिसमें हम कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें हम किसी एक पार्ट को लेकर होल चीज़ को डेजिग्नेट कर रहे हो, या फिर हम सारी चीज़ को लेकर सिर्फ एक पार्ट को डेजिग्नेट कर रहे हो। तो एग्जांपल आप देखें, फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे, फर्स्ट स्टेप जो है, फर्स्ट पार्ट जो है इसका, अ पार्ट यूज टू डेजिग्नेट द होल, यानी जब हम किसी पूरी चीज, एक पार्ट जो है, जब पूरी होल को जब डेजिग्नेट करें तो तब कैसी एग्जांपल हो सकती है इसकी। ये देखें लिखा हुआ है, गिव हिम दिस डे हिज डेली ब्रेड, यानी इसे इस दिन पे इसके डेली ब्रेड जो है दे दो, मतलब फूड की बात की जा रही है, ओवरऑल फूड की बात की जा रही है। तो इसमें एक पार्ट जो है यानी ब्रेड जो है वो होल फूड को डेजिग्नेट कर रहा है। इसी तरह एग्जांपल है, ऑल द बेस्ट ब्रेन्स इन यूरोप कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, यहाँ पे ब्रेन्स यानी पूरे यूरोप की बात की जा रही है। बात करनी थी किसी एक दो स्पेसिफिक पर्सन के बारे में जो कि यूरोप को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे उस पर्सन से वो सॉल्व नहीं हुआ, तो इसलिए इन्होंने सारे यूरोप को डेजिग्नेट कर दिया। इसी तरह थर्ड एग्जांपल है, शी हैज़ मैनी माउथ्स टू फीड, अब यहाँ पे ये नहीं बताया जा रहा कि इसने अपनी फैमिली को फीड करना है या उसने अपने किसी फाइनेंशियली सपोर्ट करना है किसी चीज़ को। यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसके पास बहुत ज़्यादा माउथ हैं जिसको उसने पालना है। और सेकंड पार्ट है इसका, द होल यूज टू डेजिग्नेट अ पार्ट, यानी होल चीज़ जो है वो किसी पार्ट को डेजिग्नेट कर रही हो। एग्जाम्पल है, इंग्लैंड दैट इज द इंग्लिश क्रिकेट 11 वन द टेस्ट मैच अगेंस्ट इट्स अपोजिंग टीम, यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंग्लैंड ने टेस्ट मैच जो है वो जीत लिया है। अब पूरे इंग्लैंड जो है उसने तो टेस्ट मैच नहीं ना जीता, सिर्फ वो एक प्रॉपर क्रिकेटर से पूरी एक टीम थी जिन्होंने ये मैच जो है वो जीता था, लेकिन कहा जा रहा है कि पूरे इंग्लैंड ने जीत लिया। तो ये जो है इस तरह की चीज़ें, इनको हम सैनेक्डोट कहते हैं, जो कि लिटरेरी फिगर है। सो लास्ट में आपका बचा है एलेगरी। ओके, सो एलेगरी इज़ अ लॉन्ग स्टोरी विद अ सेकेंडरी मीनिंग. इट इज़ अ सस्टेन्ड मेटाफर. Characters have mortal qualities personified and incidents have a spiritual meaning. So it is given इन द पेज नंबर 34 पे 5th पे आपका एलिगरी जो है वो लास्ट टॉपिक बाकी है आपका, वो मैं अभी आपको समझा देती हूँ। इसका मतलब क्या है कि एलिगरी इज़ अ फॉर्म ऑफ राइटिंग है। यूजुअली कोई एक स्टोरी हो सकता है, कोई डिस्क्रिप्शन हो सकता है, एपिक है या कोई पोएम हो सकता है, लेकिन उससे क्या लिटरल जो वर्ड्स यूज़ होंगे, जो इवेंट्स के साथ, पर्सन्स के साथ, प्लेसेस के साथ और जो कैरेक्टर्स के नाम होंगे, एक्चुअली जो स्टोरी कन्वे करना चाह रहे हैं वो लिटरल मीनिंग से कुछ अलग ही होगा। मीन्स समथिंग इज़ हिडन, कुछ हिडन है और कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग उसमें छुपा हुआ है। इसलिए ये जो एलिगरी क्या होता है, इट इज़ अ स्टोरी विद अ हिडन मीनिंग है। ठीक है। सो नीचे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि फेरी क्वीन, यहाँ पे स्पेंसर लिखा है, इसका फुल नेम है एडमंड स्पेंसर, जो कि क्या है, एक पोएम है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे पोएम भी लिखी है, एक काफ़ी लॉन्ग स्टोरी है। ठीक है, राइटिंग है जिससे हम एक सेकेंडरी मीनिंग भी कहते हैं, मतलब जो लॉन्ग स्टोरी लिखता है विद सेकेंडरी मीनिंग, यानी कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं या कुछ एक एक्स्ट्रा मीनिंग छुपा हुआ होता है। ओके, अंडरस्टूड। तो इस तरीके से आपका जो चैप्टर नंबर 6 है फिगर ऑफ स्पीच, वो आपका यहाँ कंप्लीट होता है, एक्सप्लेनेशन आपका यहाँ पे फिनिश होता है। ओके, और जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको दे दूँगी, तो पर आप ट्राई कीजिएगा कि आप खुद करना, जस्ट ट्राई टू डू योर ऑन योर ओन। ओके, सो टिल देन, अगर वीडियो आपको नहीं समझ में आया तो आप दोबारा भी देख सकते हो। ओके देन, बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।